ओके, तो बच्चों आज हम देखते हैं अपने समास। ठीक, हिंदी में समास। समास दो पदों से मिलके बनता है, जैसा कि हमने देखा हुआ है। ये होता है दही बड़ा। क्लियर? दही बड़ा। इसमें अपने दो पद होते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, या इसको ही हम बोल देते हैं, ठीक, पूर्व पद, और ये बोल देते हैं उत्तर पद। क्लियर? जैसे अपन एम ए पूर्वार्ध, एम ए उत्तरार्ध, मतलब फाइनल एम ए को उत्तरार्ध बोल देते हैं, वैसे ही होता है। तो कोई भी बात हमें जब संक्षिप्त में कहनी होती है तो उसे हम किसमें, ठीक, समास के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी का एक हो जाता है विपरीत, अपन जानते हैं, तो समास विग्रह। विग्रह को अगर हम जब कर देते हैं इसी समास विग्रह में, तो उसी बात को हम कैसे कर देते हैं यूज समास विग्रह में? दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। इतनी लंबी बात को अगर हमें छोटे शब्द में कहना है तो उसकी जगह हम किसका यूज करते हैं? दही बड़ा शब्द का। क्लियर? तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो में डूबा हुआ बड़ा, ये पद हमारे ज़्यादा, हमें समय भी ज़्यादा हमारा ना जाए, और उसके लिए हमें समय बचाने के लिए और कम शब्दों में कोई भी बात, संक्षिप्त में कोई भी बात कहनी होती है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? समास का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये हो जाता है दही बड़ा। हमारे दो पदों से मिलकर कोई भी समास का पद बनता है। ठीक, तो हमारे समास होते हैं 6 प्रकार के। वैसे माना 4 प्रकार भी जाता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हमारा कर्मधारा और द्विगु समास भी आ जाता है, लेकिन हम समास कितने मानते हैं? हमारे उसमें 6 प्रकार के मानते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है हमारा अव्ययीभाव समास। कौन सा समास हो जाता है? अव्ययीभाव समास हो जाता है। दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्विगु समास हो जाता है, चौथा बहुब्रीहि समास हो जाता है, पांचवा हमारा कर्मधारा, और छठवां हम मान लेते हैं तत्पुरुष समास। क्रम से कोई वो नहीं है, अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अभी हम सीधा देखते हैं, अव्ययीभाव समास को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं द्वंद्व समास पर। किस पे आ जाते हैं हम? द्वंद्व समास पर आ जाते हैं। ठीक, तो द्वंद्व समास में हमने देखा हुआ है कि द्वंद्व समास के होते हैं 3 भेद। द्वंद्व समास में सबसे पहले होता है इतरेतर, फिर होता है वैकल्पिक, तीसरा हो जाता है समाहार। ठीक, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक, द्वंद्व का होता है मतलब जिसमें द्वंद्व, आपस में लड़ाई कैसे होती है? बराबर वालों में होती है, अर्थात जिसके दोनों पद, ठीक, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? वहां पर द्वंद्व समास होता है। दोनों पद जिसमें समान होते हैं। तो हमने देखा इतरेतर में भी, अच्छा, इसकी एक और विशेषता होती है द्वंद्व समास की, कि द्वंद्व समास में एक हमारा ये होता है, योजक चिन्ह कर देते हैं, या हम कर देते हैं इसमें और विभक्ति का हमारा लोप होता है, और शब्द इसके अंतर्गत बीच में आ जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इतरेतर में क्या होता है? जो सीधे दोनों शब्दों को और के माध्यम से हमारा जोड़ रहा है। जैसे हमने यहां कहा पति और पत्नी, दाल और भात, घी और शक्कर, राम और श्याम। मतलब जहां पर और शब्द के माध्यम से 2 पदों को जोड़ा जाता है, वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाता है? इतरेतर। वैकल्पिक में क्या आ जाता है? विकल्प। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, विकल्प में हमारे 2 शब्द चलते हिंदी में, या अथवा। ठीक, तो हमने सबसे पहले देखा हुआ वैकल्पिक में या तो ये होगा या तो ये होगा। जैसे या तो हमें लाभ होगा या हमारे लिए हानि होगी, या तो लाभ होगी या हानि। तो या शब्द से जो हमारा योजक चिन्ह प्रदर्शित होता है, तो वहां पर हमारा कौन होता है? विकल्प में। या तो हमारे साथ दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, या तो हमारे लिए क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगी, या दिन होगा या हमारे लिए रात होगी, दिन या रात, राग या द्वेष, या तो किसी से हमें राग हो सकता है, राग मीन्स प्रेम हो सकता है, या द्वेष हो सकता है, पाप या पुण्य, या तो पाप होगा या पुण्य होगा। तो यहां पर ये हो जाता है हमारा द्वंद्व समास। दोनों पद लाभ हानि बराबर हैं, और दोनों पद हमारे किससे? या अथवा से हमारे जो जुड़े हुए रहते हैं, तो इनको हम क्या कह देते हैं? वैकल्पिक द्वंद्व समास कह देते हैं। और समाहारक द्वंद्व समास में क्या आ जाता है? सभी समाहित कर देते हैं, तो जब सभी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो इसमें हमने जैसे देखा हुआ, इसमें भी हमारा योजक चिन्ह से प्रदर्शित हो रहा है। हमने देखा इसमें सेठ साहूकार,
क्लियर। सेठ साहूकार, तो सेठ साहूकार, इसमें सेठ साहूकार शब्द एक हम जानते हैं कि किसी को हम अगर सेठ साहूकार कहते हैं तो मतलब वो बहुत, उसमें कई चीज़ें समाहित हो जाती हैं। जैसे हमने कहा बाल बच्चे, तो बाल बच्चे कहते हैं तो बाल बच्चे बोले यार आपके बाल बच्चे नहीं दिख रहा है, तो बाल बच्चों के साथ पत्नी के भी पूछ लिया और कोई भी आपके छोटे भाई बहन भी हैं, तो वो सब कुल मिला के बाल बच्चे शब्द एक ऐसा शब्द हो जाता है जिसमें सभी कुछ समाहित हो जाता है। किसी ने कहा और भाई आपकी रोजी रोटी कैसी चल रही, तो रोजी रोटी शब्द में भी सभी कुछ समाहित होते हैं, दोनों शब्द जुड़े हैं, रोजी रोटी दोनों शब्द हमारे प्रधान बराबर हैं, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा उस कर दिया गया है कि इसमें बहुत सी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। घर द्वार, ठीक, हम जैसे कहते हैं कभी अपन कोई रिश्ते के लिए जाते हैं तो भाई घर द्वार कैसा है, तो घर द्वार में भाई उनके व्यवहार से लेके हम सभी चीज़ें समाहित हो जाती हैं कि उनका भाई प्रॉपर्टी कितनी है, उनके भाई उनके व्यवहार कैसे हैं, उठना बैठना कैसा, तो बस ये सब चीज़ें समाहित होती हैं। तो मतलब एक ही जो दो शब्दों से जुड़ के जो हमारा शब्द बन जाता है उसमें सभी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। ये हमारा हो जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के फिर से देखें 3 भेद हो जाते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहारक। और शब्द से, इसमें या अथवा से, और इसमें पूरा संपूर्णता को हम लेते हैं। फिर हमने देखा हुआ है, तीसरा हमने देखा हुआ है द्विगु समास। द्विगु समास की हमारी विशेषता होती है, इसमें द्विगु समास में हमारे पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद चौ राह, चौ मतलब 4 राहें, क्लियर। सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, ठीक, सहस्त्रार्जुन, ठीक है, 1000 भुजाओं वाला, या सहस्त्र बाहु, 1000 बाहु वाला, है ना। 2 पहर, कितने पहर, 2। त्रिनेत्र, कितने नेत्र, 3 नेत्र। शताब्दी, शत मतलब 100, 100 वर्षों का समूह। पंचवटी, 5 उसका कर देते, पंजाब, क्लियर। पसेरी, है ना, 5 जो हमारे जो मापने की इकाई हो जाती है। तो अर्थात जिसका पहला पद हमारा संख्यावाचक हो वहाँ पर हमारा कौन सा आ जाता है, द्विगु समास आ जाता है। फिर हम देखते हैं अगला होता है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में बहु अर्थात होता है ज़्यादा, अर्थात 2 पद मिलकर, 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम, 2 पद मिलकर जब तीसरे की बात करें वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। वो बहुत अच्छा है। यहाँ हम देख सकते हैं शंकर जी के पर्यायवाची हमारे, ठीक है। तो इन्हीं में हम देखते हैं 2 पद मिलकर, पहला पद चंद्र, दूसरा पद शेखर, अर्थात शेखर मतलब होता है मस्तिष्क, जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो, जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो, ठीक है, जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा हो। किसके मस्तिष्क पर चंद्रमा होता है तो हम तुरंत जान जाते हैं कि भैया किसकी बात हो रही है, शंकर जी की बात हो रही है, ठीक। तो चंद्रशेखर, 2 पद मिलकर तीसरे की बात करें, अर्थात हमारे बहु मतलब होता है बहुत, मतलब ज्यादा की बात होती है ना, तो शंकर जी। आशुतोष, आशु मतलब हो जाता है हमारा शीघ्र, और तोष मतलब होता है संतोष, अर्थात प्रसन्न होने वाला। तो हम जानते हैं शीघ्र प्रसन्न होने वाले कौन हो जाते हैं, शंकर जी। तो आशुतोष मतलब शंकर जी। चंद्रमौली, मौली मतलब सिर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात शंकर जी। सतीश, सती के ईश, ईश मतलब होते हैं स्वामी पति, और सती के ईश अर्थात हम जानते हैं कौन होगा, शंकर जी। गिरिजेश, गिरिजेश कैसे बना हुआ है, यहाँ अपन को एक बात और देखना है, हिंदी में हमें शब्दों को उसके अर्थ के आधार पर तोड़ तोड़ के हमें उसका अर्थ निकालना पड़ता है, तभी हम हिंदी की संपूर्णता की ओर जाते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा गिरि, गिरि मतलब होता है हमारा पर्वत, और जा, जा गिरि धन जा, अर्थात पर्वत से जन्मी। और पर्वत से कौन जन्मी हुई है, हमने सुना हुआ है राजा हिमांचल के दमांत। राजा हिमांचल के दमांत कौन हो गए, शंकर जी, अर्थात राजा हिमांचल की पुत्री कौन हो गई हमारी, ठीक है, पार्वती जी। तो पार्वती जी गिरी मतलब पहाड़ राजा हिमालय हो गए, उनसे जन्मी, ठीक है, तो वो कहलाई कौन, गिरिजा। और गिरिजा के ईश, फिर से समझिए, गिरिजा, और गिरिजा के ईश मतलब हो गया पति। आ का मेल ई से हुआ, आ और ई मिलकर एक ही मात्रा बनती है, गुण स्वर संधि का यहाँ उदाहरण है। तो गिरिजा के ईश, गिरिजा के ईश मतलब गिरजेश, गिरजेश मतलब शंकर जी, क्लियर। ऐसे गिरीश भी, गिरी के ईश
मतलब हम जानते पूरे पहाड़ों पे बैठे रहते शंकर जी, तो शंकर जी। उमेश, उमा के ईश, वही गुण स्वर संधि का उदाहरण है। आ का मेल ई से हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, तो यहाँ पर भी गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो उमेश में भी हमने क्या देखा हुआ है, ये हमारे दो पद मिलकर जब तीसरे की बात कर देते हैं वहां पर हमारा कौन सा आ जाता है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण आ जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बन जाते हैं, जी तो हमने एक शंकर जी के शब्द से ही ऐसे अपन ने निकाले, कि इनके बहुत सारे पर्यायवाची बहुत सारे अनेकों हैं अपन बना सकते हैं ना। फिर हम देखते हैं अगला हो जाता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में प्रथम पद जो होता है, ठीक है, प्रथम पद होता है विशेषण और द्वितीय पद होता है विशेष। क्लियर? जैसे हमने देखा महात्मा, आत्मा, आत्मा ये दूसरा पद है और आत्मा कैसी है, महान, ये प्रथम पद है। तो आत्मा महान है अर्थात दूसरे पद का प्रथम पद विशेषता दर्शा रहा है। आत्मा कैसी है, महान है, तो दूसरे पद की विशेषता प्रथम पद दर्शा रहा, दूसरा पद विशेष कहलाएगा और जिस पद की विशेषता दर्शाया जा रहा है उसको हम क्या कह देंगे, विशेषण। तो पहला पद जिसमें विशेषण हो, दूसरा पद जिसमें विशेष हो, ठीक है, तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे हम इसका एक और चीज आप देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ये देखना पड़ता है। हमने कहा इसमें आ रहा है महात्मा, अगर इसके इस तरीके से पूछ रहे हैं आत्मा महान है, विग्रह तरीके से पूछ रहे हैं तो हमारा कर्मधारय है। और अगर इस तरीके से पूछ लिया महान है आत्मा जिसकी, तो किसकी, मतलब तीसरे की बात हो रही, तो फिर वही बात आ जाती है किसमें, बहुब्रीहि समास में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें अपन को कहीं भी उस संशय करने वाली स्थिति या चिंता की बात नहीं रहती, क्योंकि अगर एक आ रहा है तो दूसरा हमारा उदाहरण हमारे इसमें हमारे उसमें एग्जाम पेपर में नहीं रहेगा, है ना। हमने देखा नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला, फिर से वही बात आ जाती है, नीला है कंठ जिसका, किसका, शंकर जी का, तब हो जाएगा बहुब्रीहि में। तो भाई एक आपका एक मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा। मृग नयनी, नयन कैसे हैं, मृग जैसे, मृग के समान, हम जानते किसकी बात है, मतलब किसके होते थे, सीता जी के, तो फिर वो बहुब्रीहि में। लेकिन यहाँ दूसरे पद की विशेषता कौन दर्शा रहा है, पहला पद, तो पहला पद हमारा जो हो जाता है विशेषण, दूसरा पद हो जाता है विशेष, इसलिए क्या है यहाँ पर भी हमारा कर्मधारय है। प्रधानमंत्री, मंत्री में प्रधान, क्लियर। चरित्र कैसा है, दुष्ट मतलब होता है बुरा, ठीक। मीनाक्षी, अक्ष मतलब होती हैं आंखें, आंखें कैसी हैं, मीन के समान होती हैं, ठीक। तो वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाता है, यहां पर भी हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। हमारा छठवां समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास, क्लियर, छठवें प्रकार से। और हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हमारा दिगु और हमारा कर्मधारय भी आ जाता है। तो वैसे समास के चार भेद हो जाते हैं। तो तत्पुरुष समास में हमारे दो हो जाते हैं, एक समानाधिकरण और दूसरा हो जाता है व्याधिकरण में। तो इसके आ जाते हैं हमारे ये 5 प्रकार। सबसे पहले हो जाता है नज्य तत्पुरुष समास। नज्य मतलब इसमें पहले ही समझ में आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ना मतलब नहीं है। तो इससे छोटे आ से हमेशा ना का बोध होता है। नहीं है गोचर, गो मतलब होती हैं इंद्रियां, चलायमान, जो हमारी इंद्रियां चलायमान, इंद्रियों से हम देख सकते हैं, अर्थात जो बिना इंद्रियों के देखते हैं हम। गोचर किसको कहते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग गोचर हैं, मनुष्य प्राणी गोचर कहलाते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों के द्वारा ही किसी चीज को महसूस करते हैं, देखते हैं। लेकिन भगवान को हम क्या कह देते हैं, अगोचर, क्योंकि वो बिना इंद्रियों के सब कुछ चीज जान सकते हैं। तो नहीं गोचर मतलब जो इंद्रियों के द्वारा ना देख सके, है ना। अनेक, नहीं है एक, एक नहीं है, नहीं का बोध हो रहा है। अधर्म, नहीं है धर्म, जहां धर्म नहीं है, आ मतलब नहीं है, अर्थात ना का बोध हो जाता है। वहां पर जिस समास में ना का बोध हो जाए वहां पर नज्य समास हो जाता है। अब हमने देखी हुई है उपपद लोपी। उपपद मतलब जिसका छोटा पद का लोप हो जाए, ठीक है, छोटे पद से हम पहचाने। जैसे हमने यहां देखा है नीरज, जलज, ठीक है, बारिज, बहुत अच्छे से समझना। हमने यहाँ देखा हुआ है, ठीक है, यहाँ हमने देखा हुआ है नीरज। देखिए आप यहाँ देखोगे नीर, नीर मतलब होता है पानी, जल मतलब पानी, बारी मतलब भी पानी। हम एक और देख रहे हैं, हमने लिखा यहाँ अम्बू, अम्बू मतलब पानी, और पानी में जा मतलब होते हैं जन्मे। एक चीज याद रखिएगा, हमने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी, जा, जब जा में बड़े आ की मात्रा होती है, अर्थात ए हमारे, हमने अभी लिखा था, जैसे हम कह दें पंकजा, ठीक है, पंकजा, ठीक, या हमने कह दिया तरिणी जा। बहुत अच्छे समझिएगा, क्या कह दिया, तरिणी जा,
क्लियर। तरणी जा अर्थात तरणी मतलब सूर्य, जा मतलब जन्मी, सूर्य की पुत्री अर्थात ये ताप्ती नदी या यमुना नदी के बारे में लिखा हुआ है। तो जब बड़े आ की मात्रा होती है तो वो महिलाओं के लिए संबोधन में होता है, और जब सिर्फ छोटा वाला शब्द से आता है, छोटा जा आता है, वो अर्थात एक किसके लिए, पुरुष के लिए। अर्थात अंबु मतलब पानी, जा मतलब जन्मा, पानी से जन्मे। तो ये पानी में कौन जन्मते हैं, देखो बारी मतलब पानी में, जा मतलब जन्मे, जल मतलब पानी में जन्मे, नीर मतलब पानी में जो जन्मते हैं। तो पानी में जन्मने वाले अर्थात हम जानते हैं कमल हो गया, मोती हो गया, अर्थात नीरज मतलब कमल, जलज मतलब कमल, बारिज अर्थात छोटे, हम पीछे के उपपद छोटे पद के द्वारा किसी समास को पहचाने, वहां पर हमारा कौन सा हो जाता है, उपपद लोपी समास हो जाता है। अलुक पद लोपी जिसमें कोई पद नहीं लुप्ता, युद्ध में स्थिर है तो इसलिए उसको युधिष्ठिर कहते हैं। मध्यम पद लोपी में जिसमें मध्यम पद का लोप हो जाए, मध्यम पद हमारा ना दिखे, हमने यहां देखा हुआ है गोबर गणेश, इसमें मध्यम पद क्या जा रहा है, गोबर से निर्मित, गोबर से निर्मित पद का यहां पर लोप है, तो गोबर से निर्मित गणेश, गोबर गणेश। और हमने ठीक है मध्यम पद का लोप, और लास्ट है मयूर वंश कादी अर्थात हम इसको बहुत अच्छे से ऐसे याद कर सकते हैं। मयूर मतलब मोर जो होती है, मोर क्या करती है, अपने पीछे वाले पंख को आगे ले आती है। याद करने के लिए अपन सरल तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि उससे याद कर सकते हैं, पीछे वाला जो पद है वो कहाँ आ जाएगा, आगे, अंतर देशों का, अंतर किसका, अंतर आगे आ गया, देशों का, ठीक है। तो इसको मयूर वंश कादी, जब आगे पीछे वाला पद आगे आ जाए और आगे वाला पद हमारा कहाँ पहुंच जाए, पीछे पहुंच जाए, ऐसा होता है। मोर अपना पंख कहाँ ले आती है, आगे ले आती है ना। तो ऐसा याद रखने का अपना एक सामान्य सा तरीका हो जाता है। तो इसमें हो जाता है मयूर वंश कादी, हमारे तत्पुरुष का एक सम्मानित करण वाला बोध हो जाता है। दूसरा आ जाता है हमारे तत्पुरुष का दूसरा भेद हो जाता है व्याधिकरण, उसमें हो जाते हैं हमारे, इसके हो जाते हैं हमारे 6 भेद, ठीक है। और हमने पढ़े हुए हैं, इसमें हम कारक या विभक्ति का लोप हो जाता है और इसके द्वारा हम इसको पहचानते हैं, क्लियर। तो इसमें हमारी, वैसे हम हिंदी में कारक होते हैं 8, ठीक। कर्ता ने अरु कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए है ना, अपादान से मान, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन रे अरे। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें से हमारे सिर्फ कितने, हमें 6 का ही हमें यहाँ पर आवश्यकता हो जाती है। कितने की आवश्यकता हो जाती है, 6 की ही हमें आवश्यकता हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्म, कर्म में को विभक्ति का हमारा लोप होता है, इसको हम बीच में देखते हैं। यश प्राप्त, हम क्या कहेंगे, यश को प्राप्त, इसमें क्या आएगा बीच में शब्द को, ठीक। यश को प्राप्त, यश को प्राप्त कब करेंगे, जब कोई कर्म करेंगे। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, को विभक्ति का लोप हो रहा है। अब यहां देखिए, यहां करण है ना, इसमें भी से है, करण तत्पुरुष में, और अपादान में भी से है। लेकिन आपको याद इतना रखना है कि दोनों से में अंतर है। इस से हम जुड़ने के भाव में हमारा अभिव्यक्ति होती है, जुड़ने से हम शब्द, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें अलग होने का भाव से निकलता है। हमने यहां देखा, बहुत अच्छे समझिएगा, हमने कहा करण से जुड़ना, रोग से ग्रस्त, रोग से मतलब रोग के कारण ग्रस्त है, क्लियर। रोग उसमें क्या हुआ, जुड़ गया है, तो इसमें से रोग से ग्रस्त है, रोग जुड़ा इसलिए ग्रस्त हो गया। ऋण से ग्रस्त, ऋण के कारण वो ग्रस्त हो गया, तो ऋण लिया उसने, से जुड़ने के भाव से हो जाता है। और इसमें अपादान में इसको ऐसे कर सकते, दान मतलब अलग कर देना, दे देना, तो इसमें क्या होना है, अलग होने के भाव में। ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, रोग से मुक्त हो गया, है ना, अलग होने के भाव में। और संप्रदान में आता है के लिए, गौ के लिए शाला, और या द्वारा के शब्द होता है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत के शब्द आ जाता है, ठीक। संबंध, संबंध हमेशा हम 3 चीजों से दर्शाते हैं, का, के, की। जैसे हमने कहा राजपुत्र, राजा का पुत्र आ जाता है, ठीक है। दीपावली, दीपों की अवली की, ठीक है, दीप हमारे जुड़े हुए हैं, क्लियर। ऐसे हमने राजकुमार, ऐसा हमने दे दिया है। अधिकरण, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर बैठने वाला, हमने कह दिया। तो अधिकरण में हमारे 2 शब्द आते हैं, मैं और पर, क्लियर। तो इसमें हमने देखा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, क्लियर, आत्म स्वयं पर विश्वास। तो पर शब्द इसमें बीच में आ रहा है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर विभक्ति का हमारे लोप हो रहा है। और हमने देखा दानवीर,
दान में वीर, में शब्द का हो रहा है। तो ये हमारे आ जाते हैं किसमें, इससे हमारे 6 समास 6 आ जाते हैं, हमारे कारक आते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत। 2 कारकों का हम उल्लेख नहीं करते हैं और इनका बहुत भैया महत्वपूर्ण हमारा योगदान रहेगा। जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे प्रीपोजिशन में काम आ जाते हैं, यही है हमारे। क्लियर? अपन बहुत अच्छे से, वो हम एक अलग अगली क्लास होगी जब हम बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से समझाएंगे ये कहाँ हमारे काम आ जाते हैं। अच्छा, हमारा एक और लास्ट बचा हुआ है जिसको हमने सबसे पहले छोड़ दिया था, प्रथम समास, अव्ययीभाव समास। आ मतलब प्रथम पद जिसमें व्यय नहीं होता अर्थात स्थिर रहता है, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, अव्ययीभाव समास। आमरण, और इसमें एक तुक्का बनता है, सबसे ज़्यादा यथा वाले एग्जाम्पल आ जाते हैं, यथाशक्ति, यथासंभव, यथानुसार, यथाकथित, इस टाइप के, है ना। भरपेट हमने देखा हुआ है जो ज्यादातर काम में चलते हैं। तो भरपेट, पेट हमारा है ना सबका अलग अलग है, लेकिन भरने पर सबका अपना अलग हो जाता है। आजन्म, आमरण, तो इसके आपके जो नोट्स रहेंगे उसमें पूरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसका तो एक सामान्य रहता है। बाकी हमारे इनमें जो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत हमें यहाँ हो जाती है। वर्तमान में हम देख रहे हैं हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इन्हीं से हमारे समास में बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर से देख लें, हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव हमने पहला पढ़ा हुआ था, दूसरा हमने पढ़ा हुआ था कौन सा, द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा हमने पढ़ा बहुब्रीहि, 5वां कर्मधारय और 6वां पढ़ा हमने तत्पुरुष समास। क्लियर? तो ये हमारे समास का पूरा क्लास हो जाती है।